हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमने जो है राजस्थान का भूगोल पूर्ण कर लिया है दोस्तों। आज मैं आपके मध्य उपस्थित हूं लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में हम जो है आज पहला टॉपिक करेंगे। पहला जो प्रकरण है हमारा राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत उसकी बात करने वाले हैं। हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की जो है हम आज बात करेंगे इस क्लास के दौरान, और इत्मीनान से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आप अतुल्य आरएस ऑनलाइन से यूं ही जुड़े रहें। निरंतर रूप से हमारी टेस्ट सीरीज़ भी जो हैं चल रही हैं अतुल्य आरएस ऑनलाइन पर, और नियमित रूप से कक्षाएं आपकी लग रही हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इस प्रकरण में राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की। और राजस्थान के जो आपके प्रमुख त्यौहार हैं इसमें हम लिमिटेड जो कि इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं उनको पढ़ेंगे दोस्तों। हालांकि पूरा अवॉइड करवाऊंगा टॉपिक को, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। तो आप थोड़ा सा इसे पहले समझने की जो है प्रयास कीजिएगा, क्योंकि त्यौहार जो होते हैं बेसिकली कैलेंडर पर आधारित होते हैं। किस पर दोस्तों? कैलेंडर पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि एक जो कैलेंडर है हमारा, एक तो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है दोस्तों, ये पोप ग्रिगोर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? पोप ग्रिगोर के द्वारा चलाया गया था। तो पोप ग्रिगोर के द्वारा चलाया गया, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? इसे अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर भी इसे कह दिया जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो है हम इस ग्रिगोरियन कैलेंडर में आपको बता दूं कि ये जो आपका है कैलेंडर, ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। कैसा कैलेंडर है ये? अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कैलेंडर इसको माना जाता है। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में हम बेसिकली पढ़ते ही हैं और आप सभी लोगों को ज्ञात भी हैं कि इसका जो प्रथम माह होता है, इसका प्रथम जो माह होता है वो होता है आपका जनवरी, और अंतिम जो माह है इसका वो होता है दिसंबर। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है में भी। और इसी तरह से दूसरा जो कैलेंडर है उसकी बात यहाँ पे मैं साझा करूँगा। एक आपका होता है हिजरी संवत। कौन सा दोस्तों? हिजरी संवत। और ये जो हिजरी संवत है प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत मैं आप तक प्रेषित करूँगा कि यह इस्लाम धर्म का कैलेंडर है। किसका है? यह इस्लाम धर्म का। समझ में दोस्तों? कौन से धर्म का है? इस्लाम धर्म का कैलेंडर है। समझ में आ रही है बात? और इसी तरह से मैं बात करूं कि ये जो आधारित है किस पर है, तो ये चंद्र गणना पर आधारित है। चंद्र गणना पर आधारित कैलेंडर है। कैसा है? चंद्र गणना पर आधारित कैलेंडर से माना जाता है, यानी चांद की चाल पर चलता है ये कैलेंडर, और चांद के हिसाब से ही मुस्लिम जो त्यौहार हैं वो आते हैं आपके। समझ में आई दोस्तों? इसी तरह से मैं इसके संदर्भ में कुछ और बात आपको प्रेषित करना चाहूँगा कि ये जब प्रारंभ हुआ था, तो प्रारंभ होने की इसकी जो डेट मिलती है हमें, वो मिलती है 16 जुलाई 622 ईस्वी। कब मिलती है? 16 जुलाई 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कौन सा कैलेंडर की बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हिजरी संवत की। तो ये 16 जुलाई और 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसी तरह से मैं बात करूं, क्योंकि 16 जुलाई जो थी आपकी, इस दिन जो पैगंबर है मोहम्मद साहब, उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा प्रारंभ की थी। इस अवज में जो है इसे तभी से शुरू किया गया। हालांकि प्रथम बार अगर मैं बात करना चाहूँ तो 638 ईस्वी के लगभग इसे प्रथम बार लागू किया गया था। और हिजरी संवत की बात करना चाहूँ तो इसका जो प्रथम महीना होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो महीना होता है मुहर्रम। कौन सा होता है महीना प्रथम मुस्लिम यानी हिजरी संवत का? तो मुहर्रम होता है। और अंतिम माह की बात करूँगा
तो अंतिम जो महीना होता है इस कैलेंडर का वो होता है आपका जिलहिज। कौन सा महीना होता है दोस्तों? जिलहिज इसका अंतिम माह होता है। तो यहाँ तक थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से कैलेंडर जो हैं हमारे यहाँ प्रचलित हैं। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में आपसे बात साझा करना चाहूँगा कि रमज़ान महीने का जो अंतिम दिन होता है, आप मीठी ईद मनाते हैं इसी तरह से जैसे रमज़ान को आप सभी लोग जानते हैं, यानी रमज़ान जो महीना है वो भी एक मुस्लिम है। इसी तरह से ये मुस्लिम जो कैलेंडर हैं हिजरी संबत जो है उसके महीने हैं दो, पहला महीना मुहर्रम है और अंतिम महीना आपका जिलहिज है। तो यहाँ तक में भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अगले कैलेंडर की बात करते हैं नंबर 3 पे। तो देखिएगा नंबर 3 पे बात करते हैं, एक आपका है कैलेंडर शक संवत। कौन सा? शक संवत की बात करते हैं। तो शक संवत जो है एक कुषाण शासक हुए थे कनिष्क। कौन जी दोस्तों? कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा जो है चलाया गया था। इसके द्वारा कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया कैलेंडर है। और मूल रूप से बता दूं आपको, ये सौर गणना पर, कौन सी गणना पर? सूर्य की गणना पर आधारित है। सौर गणना पर आधारित कैलेंडर इसे माना जाता है। कौन से कैलेंडर की बात कर रहे हैं? शक संवत की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और इसके अगर प्रथम माह की बात करें हम, तो प्रथम जो महीना होता है वो चैत्र होता है और जो अंतिम आपका इसका माह होता है वो होता है फाल्गुन। अंतिम महीना कौन सा दोस्तों? इसका फाल्गुन इसका अंतिम महीना होता है। इसे जो है एक बार प्रश्न ये पूछा गया था कि शक संवत जो है इसे राष्ट्रीय पंचांग कब घोषित किया गया भारत में? तो इसे लिख लीजिएगा 22 मार्च और 1957 को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। समझ में आई दोस्तों? कब किया? 22 मार्च 1957। ये इंपॉर्टेंट है डेट अपने आप में। और शक संवत का प्रारंभ आपको पता है 22 मार्च को ही होता है और उस दिन हमारे चैत्र प्रतिपदा होती है, यानी चैत्र प्रतिपदा यानी चैत्र महीने की एकम होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और आप तक प्रेषित करना चाहूँगा कि ये जो आपका शक संवत है दोस्तों, तो ये शक संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलता है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, यह है ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलता है। पीछे चलता है। कितने वर्ष पीछे चलता है? 78 वर्ष। यानी आपको जब ईस्वी सन से, यानी वर्तमान में 2020 ईस्वी है, तो जैसे ही हम 78 2020 से माइनस करते हैं तो जो है 1922 के आसपास हमारा शक संवत आ जाता है। समझ में आई दोस्तों? यानी 78 वर्ष जैसे ही हम ईस्वी सन से निकालेंगे, यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर ईस्वी सन वाला है जिसे अंग्रेजी कैलेंडर कह देते हैं, तो 2020 से ये 78 वर्ष पीछे चलता है। तो शक संवत पूछा जाए तो 2020 में से हमें 78 माइनस कर देना है और हमारे पास शक संवत आ जाएगा। समझ में आई दोस्तों? तो नेक्स्ट हम इसी के संदर्भ में बात करते हैं कि जो आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर है, मैंने आपको बताया, सॉरी, आपका जो शक संवत है मैंने आपको बताया कि सौर गणना पर आधारित है। और नेक्स्ट इसी के संदर्भ में बताऊंगा कि सरकारी जो छुट्टियां होती हैं वो उस पर आधारित होती हैं। कौन से संवत पर? शक संवत पर आपकी सरकारी छुट्टियां आधारित होती हैं। नेक्स्ट हम अगले कैलेंडर की बात करते हैं दोस्तों। तो हमने 3 प्रकार के कैलेंडर अब तक पढ़े हैं। एक तो ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ा है, हिजरी संवत पढ़ा है और शक संवत के बारे में जानकारी अर्जित की है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे विक्रम संवत की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? विक्रम संवत की। तो देखिएगा विक्रम संवत के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, हम बात करेंगे विक्रम संवत की। विक्रम संवत। तो विक्रम संवत के संदर्भ में देखिएगा कि विक्रम संवत जो है चंद्र व सौर दोनों गणनाओं पर आधारित है। यानी यह है चंद्र व सौर, यानी चांद की चाल पर और सूर्य दोनों, चंद्र व सौर दोनों गणनाओं पर आधारित है। चंद्र गणना और सौर गणना दोनों पर आधारित कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत है दोस्तों। तो विक्रम संवत जो है इसका पहला महीना शक संवत की तरह ही आपके चैत्र होता है, यानी जो प्रथम महीना इसका वो होता है चैत्र माह
कौन सा महीना है? चैत्र माह। और इसी तरह से मैं अंतिम जो महीना है इसका वो होता है फाल्गुन। कौन सा दोस्तों? अंतिम महीना इसका फाल्गुन होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसी के संदर्भ में कि जो आपके संपूर्ण त्यौहार है, संपूर्ण त्यौहार इसी पर आधारित हैं। कौन से पर? विक्रम संवत पर, इसी पर आधारित हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सभी जो त्यौहार है कौन से कैलेंडर के अनुसार चलते हैं, तो विक्रम संवत के अनुसार हमारे सारे त्यौहार आते हैं। और इसी के संदर्भ में एक बात और प्रेषित करना चाहूँगा कि ये जो है आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। यह ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है दोस्तों, आगे चलता है। इसी तरह से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि हमने एक तो बात की ग्रिगोरियन, कौन से की? ग्रिगोरियन कैलेंडर की। ये तो आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर था। इसी तरह से हमने बात की शक संवत की, और अंत में हमने बात की है विक्रम संवत की, विक्रम संवत की। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, विक्रम जो आपका संवत है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा साथियों। कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है शक संवत से 78 वर्ष आगे चलता है, और विक्रम संवत जो है ग्रिगोरियन से 57 वर्ष आगे चलता है। समझ में आई बात? अब वर्तमान में 2020 है, कितना चल रहा है? 2020 ईस्वी चल रही है। तो जैसे ही हमें शक संवत ज्ञात करना है तो हम इसमें से 78 माइनस कर देंगे दोस्तों। कितने माइनस करेंगे? 78 हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास परिणाम आता है। तो हमारे पास जो परिणाम आया वो आया दोस्तों 78। जैसे 2020 से अपन निकालते हैं तो हमारे पास लगभग आएगा 1942। तो शक संवत तो आपका क्या हो गया? 1942 वर्तमान में चल रहा है। इसी तरह से हम विक्रम संवत की बात करेंगे तो विक्रम संवत मैंने आपको बताया कि ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। समझ में ये बात दोस्तों? तो 57 जैसे ही हम इसके अंदर प्लस करते हैं तो 2077 जो है आपका क्या चल रहा है? विक्रम संवत वर्तमान में चल रहा है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मान लीजिए विक्रम संवत दे दिया जाए और सीधा पूछ लिया जाए कि वर्तमान में ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ईस्वी सन कितना चल रहा है, विक्रम संवत दे दिया जाए तो आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रिगोरियन कैलेंडर या ईस्वी सन कौन सा चल रहा है, तो विक्रम संवत जैसे ही आपको दिया जाए तो आप एक तो सीधा 57 तो घटाओगे ही घटाओगे, प्लस और क्या घटाओगे? 78 भी आपको क्या करेगा? घटाना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं दोस्तों? क्योंकि 135 हो गया। ये योग कितना हुआ टोटल? 135 हो गया। 57 और 78 दोनों को घटाओगे तभी आपके पास क्या आएगा? ईस्वी सन आएगा या नहीं आएगा दोस्तों? समझ में आई क्या या नहीं आ रही है बात? तो आपसे सीधा मान लीजिए कि आपको जैसे ही विक्रम संवत दे दिया जाए और विक्रम संवत दे करके पूछा जाए कि ईस्वी सन कौन सा चल रहा है, तो मान लीजिए उसने ईस्वी सन आपको दे दिया कि वर्तमान में जो विक्रम संवत है वो 2077 है। समझ में आई? तो आप क्या करोगे यहाँ पे? तो माइनस करना पड़ेगा आपको 57। विक्रम संवत को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है, इसको कोई बात नहीं, मैं रिपीट करा के आपको समझा रहा हूँ कि 2020 आपके पास ईस्वी सन है। आपसे शक संवत पूछा जाए तो 78 वर्ष क्या करोगे आप? इसमें माइनस कर देना है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, समझ में आई? और इसी तरह से आप विक्रम संवत की बात करो तो जैसे ही आपसे ईस्वी सन देके और विक्रम संवत पूछा जाए तो आप इसमें 57 प्लस कर दो तो 2077 जैसे वर्तमान में हमारे पास विक्रम संवत आ गया। अब सीधा आपके पास जैसे दे दिया जाए कि 2077 वर्तमान में विक्रम संवत है। प्रश्न ये आया कि 2077 वर्तमान में विक्रम संवत है, यानी विक्रम संवत है, तो शक संवत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शक संवत ज्ञात करें।
तब आपको 135 वाला ये फार्मूला लगाना है, सीधा ईस्वी सन जो है ज्ञात करने के लिए नहीं, क्योंकि हम ईस्वी सन तो सीधा 57 माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 2077 से 57 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास परिणाम 2020 आ जाएगा। तो वर्तमान में विक्रम संवत मैंने आपको बताया कि 2077 चल रहा है, तो शक संवत ज्ञात कीजिए। तो 2077 से एक तो 57, क्योंकि ईस्वी सन से 57 आगे चल रहा है कौन, विक्रम संवत, और 57 आगे ये चल रहा है, और खुद जो ईस्वी सन है वो भी 78 वर्ष आगे चल रहा है, किससे, शक संवत से। तो 57 तो ये घटेंगे और 78 ये वाले घटेंगे, तो टोटल हमारे पास ये 135 साल घटेंगे। तो सीधा हम इसमें से 135 अगर घटाते हैं तो हमारे पास जो परिणाम आता है वो आता है 1942 आ जाएगा, जो कि 1942 आपका क्या है दोस्तों, सही उत्तर माना जाएगा कि वर्तमान में शक संवत जो है 1942 चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों ये बात। तो यहाँ से थोड़ा ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, एक बार फिर से मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ, 1 आध मिनट का समय लगेगा, आप गौर से देख लीजिए। मान लीजिए आपको प्रश्न ये दिया कि अब जो वर्तमान में 2077 विक्रम संवत चल रहा है, क्या चल रहा है, विक्रम संवत, समझ में आई। तो आपको ज्ञात करना है शक संवत, शक संवत ज्ञात करना है। तो विक्रम संवत आपको पता है कि ईस्वी सन से कितना आगे चल रहा है, ईस्वी सन उसने नहीं दिया है कि कौन सा चल रहा है, लेकिन आपको ये तो पता है कि जो विक्रम संवत है वो 57 वर्ष आगे चलता है, किससे, ईस्वी सन से। तो जैसे ही आप जो है 57 तो ये घटाओगे और 78 वो जो है, यानी ईस्वी सन भी तो 78 आगे चलता है, किससे, शक संवत से, तो 78 ये घटाओगे। तो कुल मिला के आपको यहाँ से 135 माइनस करने हैं, या सीधा विक्रम संवत में से हम 135 माइनस कर देते हैं, 2077 से सीधा हम 135 माइनस करते हैं तो भी हमारे पास परिणाम 1942 आता है, जो कि एकदम सटीक है। तो बीच वाली बात थोड़ी सी गड़बड़ थी, कोई चक्कर नहीं है, मैंने बिल्कुल सही बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। त्यौहार आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे, आप पूरी वीडियो को इत्मीनान से देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ आने वाला है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो हम त्योहारों को शुरू करें दोस्तों। तो सबसे पहले हम जैसे ही राजस्थान के त्योहारों की बात करते हैं तो हेडिंग डालिएगा राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के त्योहारों की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विक्रम संवत के अनुसार त्यौहार आते हैं। तो विक्रम संवत के अनुसार वर्ष में हमारे पास महीने होते हैं 12। कितने महीने होते हैं, महीने होते हैं हमारे पास 12, और 12 महीनों का हमें क्रम से नाम याद होना जरूरी है, क्योंकि जो आपका पहला महीना है वो है दोस्तों चैत्र। कौन सा महीना है, पहला चैत्र है। इसी तरह से दूसरे की बात करूं तो दूसरा महीना आपका वैशाख, समझ में आई दोस्तों। वैशाख के बाद आपका महीना आता है ज्येष्ठ। कौन सा महीना, तीसरा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के बाद आपका महीना आता है आषाढ़। कौन सा महीना दोस्तों, आषाढ़ महीना। आषाढ़ के बाद श्रावण, फिर भाद्रपद, छठा महीना आपका कौन सा, भाद्रपद। इसी तरह से आश्विन 7वां महीना, फिर कार्तिक 8वां महीना कौन सा, कार्तिक। और आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला महीना 9वां जो महीना होता है वो होता है मार्ग शीर्ष महीना। 10वां महीना पोष। 10वां महीना कौन सा दोस्तों, पोष। और इसी तरह से आगे लिखिएगा 11वां महीना आपका आ गया माघ। और अंतिम महीना हमारा होता है विक्रम संवत के अनुसार फाल्गुन, इसके अनुसार हमें त्यौहार पढ़ना है। तो ये तो हमारा प्रथम महीना। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम महीना कौन सा, तो चैत्र, और अंतिम महीना फाल्गुन। समझ में आई दोस्तों, हमें इस क्रम में जो है त्योहारों को पढ़ना है। सबसे पहले आपको त्योहारों का पता होना चाहिए। कुछ बेसिक सी बातें हैं जो इस वीडियो के दौरान मैं आप तक साझा कर देता हूं, प्रेषित कर देता हूं, अच्छे तरीके से आपको समझ आने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इत्मीनान से केवल अपना ध्यान आकर्षित कीजिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। ये मेरा वादा है कि आपको त्योहार दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता, कभी भी किसी भी कोचिंग में जाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से हम राजस्थान के त्योहारों को जब समझते हैं तो देखिएगा आप, एक महीने के अंदर दिन होते हैं 30। कितने दिन हो गए दोस्तों, 30 दिन हो गए महीने के अंदर। और इस 30 दिनों में 2 पक्ष होते हैं महीने के। कितने पक्ष होते हैं, 2। एक पक्ष तो होता है कृष्ण पक्ष। पहला पक्ष हमेशा कौन सा,
कृष्ण पक्ष होता है और इस कृष्ण पक्ष को हम वदी पक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वदी पक्ष के नाम से भी जानते हैं। समझ में आई दोस्तों? और इसी तरह से दूसरा जो हमारा पक्ष होता है वो होता है आपका शुक्ल पक्ष, और इस शुक्ल पक्ष को हम सुदी पक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुदी पक्ष भी बोलते हैं। इस महीने के अंदर पूरे 30 दिन हो गए, तो कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। समझ में आई दोस्तों कि ये 15 दिन हो गए कृष्ण पक्ष के। और ये जो पहला दिन होता है कृष्ण पक्ष का, इसे हम बोलते हैं कृष्ण प्रतिपदा। कृष्ण प्रतिपदा। मान लीजिए महीना चल रहा है चैत्र का, तो चैत्र माह का पहला दिन कौन सा होगा? कृष्ण प्रतिपदा होता है। समझ में आई दोस्तों? या हम वैशाख की बात करें तो वैशाख कृष्ण प्रतिपदा। समझ में आई? और इसी तरह से जो कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है वो होता है अमावस्या। कौन सा दिन हो गया? ये अमावस्या। 15वां दिन हमेशा क्या होगा आपका? कृष्ण पक्ष का अमावस्या। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो हमने की इधर वाले कृष्ण पक्ष के 15 दिनों की। इसी तरह से हम शुक्ल पक्ष की और समझते हैं। तो शुक्ल पक्ष में भी आपके दिन कितने रहेंगे? 15 दिन रहेंगे। यानी ये पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8 9 10 11 12 13 14 और ये आपके पूरे 15 दिन। समझ में दोस्तों? तो इस शुक्ल पक्ष में भी पहला दिन आपका क्या होगा? इसको हम शुक्ल प्रतिपदा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्ल प्रतिपदा या शुक्ला एकम भी कह देते हैं। प्रतिपदा और एकम एक ही बात होता है दोस्तों। समझ में? इसको प्रतिपदा भी बोल सकते हैं और एकम भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? और जैसे ही हम शुक्ल पक्ष में 15वें दिन तक बढ़ते हैं तो ये शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है 15वां दिन, और महीने का भी ये क्या होता है? अंतिम दिन होता है, और इसे हम बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा और महीने का अंतिम दिन कौन सा? पूर्णिमा। महीने का 15वां दिन अमावस्या, महीने का 30वां दिन पूर्णिमा आपसे पूछा जाए। और महीने में प्रतिपदा कितनी बार? 2 बार आती है, एक बार कृष्ण और दूसरी बार शुक्ल प्रतिपदा। इसी तरह से जैसे दोस्तों आप समझिएगा कि प्रथम महीना आपका हमेशा वर्ष का बात करेंगे हम थोड़ा, लेकिन पहले थोड़े इसको हम समझ लेते हैं कि आपसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैंने लिख दिया, यहाँ बीच में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने बोला वैशाख तृतीया। अब इस वैशाख तृतीय शब्द को तो मैंने लिख दिया, लेकिन आपके दिमाग में क्या चला कि मान लीजिए वैशाख महीने के 30 दिन हैं, तो आपके दिमाग में क्या चला कि वैशाख तृतीया या तो ये हो सकती हैं या ये हो सकती हैं। समझ में आई दोस्तों? या तो महीने का 3रा दिन हो सकता है या महीने का 18वां दिन भी हो सकता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आई है दोस्तों? तो बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लग रहा है समझ के। तो 3रा दिन तो कृष्ण, आप अगर 3रे दिन की बात कर रहे हैं कृष्ण पक्ष की, अगर यहाँ मैं लिख दूँ वैशाख कृष्णा तृतीया, यानी वैशाख कृष्ण तृतीया, तो आपके समझ में क्या आई? आपके जहन में यही आएगा पक्का कि इस दिन की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कृष्ण पक्ष के 3रे दिन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ वैशाख शुक्ला तृतीया, तो आपके जहन में कौन सा दिन आएगा? ये आएगा। तो इसलिए ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में डिवाइडेशन किया गया है ताकि भ्रांति नहीं हो। तो पहला दिन हमेशा क्या होता है? प्रतिपदा होता है। और कौन सी? कृष्ण प्रतिपदा होता है, कोई भी महीने का पहला दिन। अगर आपसे वर्ष का पहला महीना पूछ लिया जाए तो थोड़ा इधर देखने का प्रयास कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। पहला महीना पूछ लिया जाए तो कौन सा? चैत्र। और अंतिम महीना पूछ लिया जाए तो फाल्गुन होता है। और इसी तरह से आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये जो हमारा पहला महीना है चैत्र महीना, प्रथम महीना है, और हमारा जो नव वर्ष होता है, यानी नव वर्ष, हमारा जो नया साल होता है विक्रम संवत के अनुसार, वो हमेशा जो है चैत्र प्रतिपदा से शुरू होता है। चैत्र शुक्ला एकम से, चैत्र शुक्ला एकम या चैत्र शुक्ला प्रतिपदा आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से चैत्र कृष्णा एकम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि चैत्र शुक्ला एकम को नया चांद होता है। कैसा चांद होता है? चांद नया होता है। और समझ में ही दोस्तों, तो नए चांद की वजह से हमने जो है हमारे नए साल को शुरू किया है चैत्र शुक्ला एकम से माना जाता है हमारा नव वर्ष।
किसके अनुसार? विक्रम संवत के अनुसार। और इसी दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कहते हैं कि रचना की थी, इसलिए हमारा नया साल भी कहाँ से शुरू होगा? चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से या चैत्र शुक्ला एकम से हमेशा शुरू होगा। इन पक्षों की मैंने बात की दोस्तों, तो आपको पता होगा कि एक वर्ष में हम बात करें कि जो एक वर्ष है आपका, तो इसमें पक्ष कितने हो गए? 24 हो गए, समझ में आई। और महीने में पक्ष कितने आ गए? 2 आ गए, समझ में आई दोस्तों बात। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब आपसे पूछ लिया जाए कि पहला महीना कौन सा? तो चैत्र, समझ में आ गई। और प्रथम दिन कौन सा? तो आप क्या लिखोगे? चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। वर्ष का पहला दिन कौन सा? हिंदू त्योहारों के अनुसार या विक्रम संवत के अनुसार पहला दिन कौन सा? तो चैत्र शुक्ला एकम को हम इसका प्रथम दिन मानते हैं हमारे विक्रम संवत के अनुसार, समझ में आई। अंतिम महीना पूछे तो आपका ये फाल्गुन अंतिम महीना होता है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से एक वर्ष का आपसे पूछ लिया जाए, चलो यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि आपसे पूछे कि एक वर्ष का प्रथम महीना यानी प्रथम महीना वर्ष का, तो आप उत्तर लिखोगे चैत्र। इसी तरह से वर्ष का प्रथम दिन पूछ ले आपसे, वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होता है? तो दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा? प्रथम दिन आप लिखोगे चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा पहला दिन कौन सा हो गया? चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। तो इसी तरह से आपसे पूछ ले कि वर्ष का अंतिम महीना कौन सा है? तो अंतिम महीना होगा फाल्गुन। कौन सा महीना दोस्तों? फाल्गुन अंतिम महीना होगा हमारा, समझ में आई। और एक वर्ष का अंतिम दिन पूछ ले आपसे, एक वर्ष का अंतिम दिन, तो आप दोस्तों यहाँ फाल्गुन पूर्णिमा मत कर देना, समझ में आई। क्योंकि हम नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से, तो जो चैत्र माह के पहले वाले 15 दिन है कृष्ण पक्ष के, वो क्या आएंगे? वर्ष के अंत में आएंगे। तो एक वर्ष का अंतिम दिन इस हिसाब से हमारे पास क्या बनेगा? चैत्र अमावस्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए विक्रम संवत के अनुसार वर्ष का अंतिम दिन, तो भी चैत्र अमावस्या, या एक वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? तो भी चैत्र अमावस्या। और इसी तरह से ज़्यादा ज्ञान जो है भारी पड़ता है, कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि एक वर्ष के अंतिम माह का अंतिम दिन, एक वर्ष के अंतिम माह का अंतिम दिन, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे आपका उत्तर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? फाल्गुन पूर्णिमा। क्योंकि एक वर्ष का अंतिम माह कौन सा है? फाल्गुन है। और उसका अंतिम दिन कौन सा होगा? इधर वाला ये 15वां यानी पूर्णिमा। और अंतिम महीना कौन सा? फाल्गुन। और फाल्गुन पूर्णिमा हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये एक स्ट्रक्चर अगर आपके समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। नेक्स्ट इसी तरह से हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा समझने का और प्रयास कीजिएगा इस डायग्राम को, कि हमने बहुत अच्छे से समझा है। अब जो चांद की गणना है उसके हिसाब से आपको पता है कि आप 3 महीने लीजिए, किसी तरह से आपको समझ आ जाएगा कि ये मान लीजिए आपका चैत्र महीना है, और ये चैत्र महीने के आपके दिन हो गए 15 दिन। मान लीजिए ये 15 दिन है चैत्र माह के, समझ में आई। और इसी तरह से चैत्र माह के 2 पक्ष होते हैं, तो दूसरा ये आपका कृष्ण पक्ष हो गया चैत्र महीने का, कौन सा? इधर वाला तो शुक्ल पक्ष था, और ये आपका कौन सा? कृष्ण पक्ष हो गया। इसी तरह से हम एक और महीना ले लेते हैं यहाँ पे, वैशाख। कौन सा महीना? वैशाख। इसके भी 2 पक्ष, एक तो ये वाला कृष्ण पक्ष और ये कृष्ण पक्ष के आपके 15 दिन। इसी तरह से वैशाख के शुक्ल पक्ष के इधर वाले ये आपके 15 दिन। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा समझने का, व्यापक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ आएगी दोस्तों बात। इसी तरह से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के दिन और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दिनों की हम बात करते हैं। तो जिस तरह से शुक्ल पक्ष, अब हम बात कर रहे हैं पूरी चांद की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? यहाँ पर चंद्रमा की बात करेंगे। अब चंद्रमा क्या होता है कि दोस्तों यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है। कृष्ण पक्ष जो है आपका, इधर वाला ये कृष्ण पक्ष है, थोड़ा उल्टा लिखा गया, ये शुक्ल यहाँ पे कर लेना, ये कृष्ण पक्ष है। यहाँ से चंद्रमा क्या होगा कि आपका
जो चंद्रमा है, यहाँ से समझिए आप कृष्ण पक्ष को छोड़ दीजिए शुक्ल पक्ष में, कि यहाँ से चंद्रमा शुरू हुआ, हमको थोड़ा सा चांद मिलेगा, समझ में आई। यानी चंद्रमा इस तरह से यूँ बढ़ना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ तक मध्यमान यानी आधा चांद हमारे पास आ जाएगा। मध्यमान यानी चंद्रमा इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसी तरह से ये जो दिन होता है आपको पता है अंतिम दिन है, तो यहाँ पूर्णिमा होगी और चांद कैसा दिखाई देगा, इस तरह से पूरा हमें चमकीला दिखाई देगा, यानी पूरा पूरा जो है लाइट वाला चांद हमें दिखाई देगा। तो यहाँ चंद्रमा क्या होगा, पूर्ण होगा, और ये आपका मध्यमान यानी आधा लगभग चंद्रमा खिला हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ थोड़ा खिला हुआ दिखाई देगा, चंद्रमा थोड़ा विकसित दिखाई देगा। यहाँ पे मध्यमान में आधा चंद्रमा और यहाँ पूर्णिमा में आते आते धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चांद पूरा हो जाएगा। और इस दिन पूरी लाइट होती है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं पूर्णिमा। ये 30वां दिन होता है। इसी तरह से अगला महीना आ गया वैशाख, तो यहाँ चंद्रमा आएगा फुल, हमारे पास ऐसा चांद मिला हमें, तो यहाँ से धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। और यहाँ आते आते ये कृष्ण पक्ष है वैशाख का, तो यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, चंद्रमा पूरा काला हो जाएगा और यहाँ क्या होगी, अमावस्या, यानी चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देगा, घोर काली रात, अंधेरी रात होगी। तो यहाँ हमारे पास अमावस्या। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं, तो ये वैशाख का शुक्ल पक्ष, तो चंद्रमा विकसित होना, और फिर यही वही मध्यमान वाली बात कि आधा चंद्रमा यहाँ दिखाई देगा और यहाँ धीरे धीरे चंद्रमा वापस से अपनी स्थिति में आ जाएगा और यहाँ फिर क्या आएगी, हमारे पास पूर्णिमा आएगी। तो इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ष के अंदर जो अमावस्या होती है वो कितनी होती हैं, 12 होती हैं। समझ में आई दोस्तों, वर्ष के अंदर अमावस्या कितनी, 12 होती हैं। और पूर्णिमा भी कितनी मिलेगी आपको, क्योंकि महीने के अंदर एक अमावस्या और एक पूर्णिमा आती हैं, तो 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमाएँ हमारे पास एक वर्ष के दौरान रहती हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब थोड़ी सी और बात हम आगे बढ़ते हुए कर लेते हैं दोस्तों त्योहारों की। तो मैंने आप तक एक बात प्रेषित की थी, देखिएगा कि हमें सबसे पहले क्या याद करने हैं, महीने याद करने हैं। तो महीने जब हमें याद होते हैं तो हमारे सारी बात याद हो जाती हैं। यानी जैसे ये पहला महीना मैंने आपको बताया कि प्रथम महीना कौन सा, हमारे पास चैत्र हो गया, समझिए भाई दोस्तों। इसी तरह से दूसरे महीने की बात करें तो वैशाख। अब मैं नाम लिख रहा हूँ, नंबरिंग आप अपने आप कर लेना, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, आश्विन के बाद आपका कार्तिक महीना कौन सा, कार्तिक आएगा। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, कौन सा महीना हो गया दोस्तों, मार्गशीर्ष। और फिर पोष, माघ और फाल्गुन। समझ में आई दोस्तों, कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 महीने आपके यहाँ तक पूरे हो गए हैं दोस्तों। तो इन 12 महीनों में आपको मैं एक बात यहाँ पे साझा करना चाहूँगा कि राजस्थान में एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। इसका मतलब क्या है कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी का मतलब कि त्योहारों का आगमन तीज से होता है और समापन ले डूबी गणगौर, यानी समापन कब होगा, गणगौर पे होगा। तो 2 त्योहार आते हैं हमारे, उनकी बात थोड़ा यहाँ सुनने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक त्यौहार का नाम है गणगौर, समझ में। ये जो आपका गणगौर त्यौहार है दोस्तों, ये आता है चैत्र शुक्ला तृतीया को। कब आएगा, चैत्र शुक्ला तृतीया को। और इस दिन राजस्थान में जो है त्योहारों का समापन माना जाता है। क्या माना जाता है, त्योहारों का समापन इसे मान लिया जाता है इस दिन को। इसी तरह से एक त्यौहार आता है छोटी तीज। कौन सी तीज है, छोटी तीज। और ये जो तीज है आपकी, ये आती है श्रावण शुक्ला तृतीया को। कब आती है, और इससे जो है दोस्तों राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। क्या माना जाता है, त्योहारों का आगमन माना जाता है इस त्यौहार से। तो कहने का मतलब ये है कि हम पढ़े कैसे त्योहारों को, तो त्योहारों का जो आगमन है वो छोटी तीज से हो रहा है और श्रावण महीने से हो रहा है। तो श्रावण महीना ये यहाँ पे थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा। श्रावण जो महीना है आपका, ये यहाँ नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ छोटी तीज आती है। इसके शुक्ल पक्ष में की तृतीया जो होती है वो छोटी तीज होती है। तो एक तो हम त्यौहार इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि यहाँ से श्रावण तीज से शुरू किया, विधिवत रूप से तो हम यहीं से पढ़ना शुरू करना चाहिए कि यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया और यानी शुक्ल तृतीया से पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कहाँ तक आगे, फाल्गुन तक। और फाल्गुन से फिर हम वापस जैसे घूम के आए, घूम के आकर के फिर चैत्र के पढ़े, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और फिर श्रावण के दिन जो बचे हुए हैं।
तो ये तरीका हो गया पढ़ने का, और एक ये हो गया कि हम चैत्र महीने से शुरू कर दें और अंत में फाल्गुन तक पढ़ें। तो हम दोस्तों इस तरीके से पढ़ेंगे जो कि आपको समझ आए, श्रावण वाले तरीके से, क्योंकि राजस्थान में श्रावण माह की जो तृतीया है शुक्ल पक्ष की, वहाँ से छोटी तीज का आरंभ होता है और त्योहारों का भी आगमन होता है राजस्थान में। ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आई है तो इन 12 महीनों को आप मान सकते हो कि ये चैत्र जो आपकी जनवरी है, यानी इसको आप जनवरी का महीना समझो, चैत्र माह को, और इस फाल्गुन को आप जो है दिसंबर समझो। क्या समझो? दिसंबर समझो। तो मेरे कहने का मतलब है ये 5वां महीना है। 5वां महीना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हमारे पास है मई होता है। कि कौन सा महीना हो गया दोस्तों? मई हो गया। तो मई को हम एक त्यौहार आता है, मान लीजिए छोटी तीज। समझ में आई बात कि छोटी तीज। अब छोटी तीज से हमें पहले नीचे की ओर आना है, यहाँ यानी दिसंबर तक। यहाँ तक आ गए तो हम 31 दिसंबर तक पढ़ें। समझ में आई? और फिर जो है यहाँ, समझ में आ रही है क्या बात? फिर हम मई तक पढ़े। कब तक पढ़े दोस्तों? मई तक। वापस मई तक पढ़े। समझ में आई कि नहीं बात दोस्तों? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मई से कोई त्यौहार आया, समझ में आई? फिर हम दिसंबर में आ गए और फिर वापस मई के बचे हुए यानी 17 मई तक जो बचे हुए दिन है आपके, वहाँ तक हम पढ़ें। तो कहने का कुल मिला के एक तो तरीका ये है पढ़ने का, और दूसरा तरीका ये है कि हम जनवरी से लेकर के सीधा यहाँ दिसंबर तक पढ़ें। कहाँ तक पढ़ें? दिसंबर तक पढ़ें। तो दोस्तों हम सीधे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, यानी हम श्रावण से त्योहारों की बात करेंगे। तो देखिएगा, अब आप श्रावण माह में आ जाइए। यानी आपका मान लीजिए ये श्रावण महीना है। कौन सा महीना? श्रावण महीना। और श्रावण महीने के भी 2 पक्ष होते हैं, आपको पता है। एक तो आपका कृष्ण पक्ष और दूसरा हो गया शुक्ल पक्ष। दूसरा कौन सा? शुक्ल पक्ष। तो इसी तरह से ये जो है कृष्ण पक्ष वाला, ये हिस्सा तो हमें छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि अंतिम दिन यहाँ का क्या हो गया? 15वां दिन अमावस्या हो गया, यानी ये पहला दिन था और ये 15वां दिन। समझ में आई? तो ये शुक्ल पक्ष के जो है 15 दिन हमारे पास। समझ में आ गई बात? तो शुक्ला एक तो प्रतिपदा आ गई श्रावण की, फिर द्वितीया आ गई, और इसी तरह से यूं हमारे पास श्रावण शुक्ला तीज आ गई। तो यहाँ पे जो श्रावण शुक्ला तीज है, इसको त्यौहार मैंने आपको बताया छोटी तीज। कौन सा त्यौहार आ गया श्रावण शुक्ला तीज को? छोटी तीज, जिसे हम कह देते हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणभौर। तो एक तो श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की बात करें तो छोटी तीज आ गया त्यौहार। समझ में आ गई बात? और इसी तरह से हम 15वें दिन की बात करें तो श्रावण माह की जो पूर्णिमा होती है, जिसे हम श्रावण पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, तो इस दिन एक त्यौहार आता है रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन। तो समझ में आई दोस्तों, यहाँ पे आपका रक्षाबंधन का त्यौहार। अब इस बात को जरा आप 1 मिनट के लिए भूलिएगा और हम बात करते हैं थोड़ा सा भाद्रपद की। यानी श्रावण के बाद आपका महीना कौन सा आएगा? श्रावण के बाद महीना भाद्रपद। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाद्रपद को समझने का प्रयास है, कीजिएगा मेरे साथ। ये महीना भाद्रपद, अगला महीना, और इसका जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के 15 दिन। पहला दिन कृष्णा एकम, द्वितीया कृष्णा, तृतीया। तो तीसरा दिन क्या हो गया हमारे पास? यहाँ तृतीया हो गया। और इस तृतीया को मैंने एक बात बताऊंगा आपको कि बड़ी तीज आती है। कौन सी तीज? बड़ी तीज। समझ में आ गई? तो हमारे पास 3 त्यौहार है, इनको थोड़ा सा देखिएगा आप कि एक तो हमने बात की छोटी तीज की, समझ में आई? और इसी तरह से एक बात की हमने राखी की या रक्षाबंधन की। समझ में आ गई? और इसी तरह से एक बात की है बड़ी तीज की। दोस्तों समझ आ रही है ना बात? तो ये जो आपकी छोटी तीज है, और ये तो है श्रावण शुक्ला तृतीया को आती हैं, और ये जो आपकी राखी आती है ये आ गई श्रावण पूर्णिमा को। कब आई? श्रावण पूर्णिमा को। ये देखिएगा यहाँ दिखाई दे रही है, श्रावण पूर्णिमा को आ गई। और ये जो बड़ी तीज है ये कब आई? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? भाद्रपद कृष्णा तीज को। समझ में? कब आई? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को आ गई। अब देखिएगा दोस्तों कि जो तीज है और छोटी तीज से बड़ी तीज के मध्य एक त्यौहार आ रहा है आपका पूर्णिमा। कौन सा आ रहा है? पूर्णिमा। ये आ रही है। तो दोनों तीज आ गई आपके पास। अब आपको रट्टा नहीं मारना है, याद कैसे रखना है देखिएगा कि ये तो है
भाद्रपद कृष्णा तीज और ये हैं भाद्रपद शुक्ला तीज। समझ में आ गई बात। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो बड़ा कौन सा होगा और छोटी तीज कौन सी होगी, ये कंफ्यूजन आपके पास बहुत बार रहता है। इस श्रावण शुक्ला तीज जो है आपकी, इसको श्रावणी तीज भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? श्रावणी तीज के नाम से जाना जाता है। और इसी को हम जयपुरी तीज भी बोलते हैं। और जयपुरी तीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसी तीज पर श्रावण महीने के गीत गाते हैं। एक बार प्रश्न आया था कि श्रावण के गीत कब गाए जाते हैं, तो श्रावण माह में जो तीज आती है तब श्रावण के गीत गाए जाते हैं। सीधी सिंपल बात है। अब दो प्रकार की बात है, एक तो छोटी तीज, समझ में आई यहाँ दोस्तों, छोटी तीज, और एक है बड़ी तीज। ये दो बातें हैं। तो ये छोटी तीज है, ये तो है कृष्ण तृतीया को। कब आ रही है? श्रावण शुक्ला तीज को। यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा पेज चेंज करके आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। आप दोस्तों उस बात को पकड़िएगा जहाँ तक मैं आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो थोड़ा सोचिएगा। आपको रट्टा मारने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। यानी ये तो हो गई आपकी छोटी तीज और ये हो गई आपकी बड़ी तीज। समझ में ही दोस्तों। अब ये जो आपकी छोटी तीज है, ये आ रही है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। श्रावण शुक्ला तृतीया को आ रही है। और ये तीज आ रही है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। समझ में? ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को और ये श्रावण शुक्ला तृतीया को। अब देखो, जो पहले आया वो बड़ा होता है और जो बाद में आता है वो छोटा होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दुनिया का कि पहले कोई बच्चे का जन्म हुआ तो वो बड़ा और बाद में हुआ तो छोटा। अब ये देखिएगा, ये भाद्रपद का कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष है। तो पहले कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ी तीज भाद्रपद वाली होगी, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष में आती है तो बड़ी है। और ये बाद में आ रही है, यानी शुक्ल पक्ष में आ रही है। तो ये शुक्ल पक्ष में आ रही है तो शुक्ल छोटा पक्ष। समझ में ही? अगर इस तरीके से आपको याद नहीं रहे तो स हिंदी वर्णमाला में पहले आता है या कै पहले आता है? तो कै पहले आता है तो कै बड़ा, यानी बड़ी तीज कृष्णा, और शुक्ला से छोटी तीज। श बाद में आता है। समझ में? श है जिनको आप पढ़ते हो हिंदी के अंदर, यानी उष्म और अंतस्थ पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको पता ही है कि श का आगमन होता है। और श जो है बाद में आएगा कैसे? तो छोटा, यानी छोटी तीज, और कै पहले आला है कृष्णा से, कै बड़ी तीज। तो ये सिंपल सा एक तरीका यहाँ पर इसको याद रखने का था। तो कुछ बातें हम जो हैं बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आज की क्लास में केवल मैंने आपको दोस्तों एक समझाने का ही प्रयास किया था और आपको व्यापक रूप से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, यही मेरा उद्देश्य है। तो हम इन 3 त्योहारों को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम विधिवत रूप से भाद्रपद महीने की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आप लिखिएगा, एक नोट लगा के सबसे पहले बात तो ये लिखिए, जिसकी बात हम बार बार करते आ रहे हैं कि राजस्थान में त्योहारों का आरंभ छोटी तीज से होता है। लिखिए, राजस्थान में त्योहारों का आरंभ छोटी तीज, और इस छोटी तीज के कोष्टक में आप लिख लेना श्रावण शुक्ला तृतीया। क्या लिखोगे? श्रावण शुक्ला तृतीया से तथा त्योहारों का समापन, त्योहारों का समापन गणगौर से होता है। कौन सी गौर से? गणगौर से। और ये गणगौर कब आती हैं? चित्र शुक्ला तृतीया को आती हैं। गणगौर से माना जाता है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही होगी मेरे हिसाब से। और जो उक्ति है वो बहुत बार पूछ ली जाती है ना कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब ये है कि जो त्योहारों का आगमन है वो तो तीज से होता है और समापन कब से, कहाँ से होता है? गणगौर पर्व से या त्यौहार से
माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा छोटी तीज। क्या दोस्तों, छोटी तीज की बात थोड़ी कर लेते हैं। तो छोटी तीज के संदर्भ में सबसे पहले तो आपको इसकी तिथि पता होनी चाहिए, और ये जो तिथि है आपकी श्रावण शुक्ला तृतीया को आती हैं समय में ही। और इसमें आप एक बात लिख लीजिए कि यह महिलाओं का प्रमुख त्योहार है। किसका? महिलाओं का प्रमुख त्योहार है। समझ में कौन से की बात कर रहे हैं हम दोस्तों? छोटी तीज की बात कर रहे हैं। तो ये महिलाओं का प्रमुख त्योहार है। दूसरी बात मैं यहाँ पे करूँगा कि ये जो छोटी तीज आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, इसलिए इसे जयपुरी तीज भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? जयपुरी तीज भी बोल देते हैं। तो प्रसिद्ध कहाँ की? जयपुर की। और इस पर सावन के गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? सावन के गीत गाए जाते हैं। आप ये बात भी नोट डाउन कर सकते हो। इसी तरह से तीज माता की सवारी जयपुर में निकाली जाती है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। ये बात तो आपको कोई लिखने वाली बात नहीं है। तो इसमें दो प्रकार की महिलाएं होंगी। महिलाएं हमेशा ही दो प्रकार की होती हैं, आपको पता ही है। एक तो विवाहित स्वामी में, ये तो व्रत रखती हैं पति की दीर्घायु के लिए। तीज का व्रत किस लिए रखेंगी? पति की दीर्घायु हेतु। और जो अविवाहित हैं वो क्या मानेंगी कि अच्छे वर की प्राप्ति हेतु, अच्छे वर की प्राप्ति हेतु। तो ये रखती हैं अच्छे वर की प्राप्ति हेतु व्रत रखती हैं, यानी बढ़िया लड़का हो, रीट में सिलेक्टेड हो। आप सभी भी सिलेक्ट होंगे, मेरी शुभकामनाएं आप सभी को दोस्तों। तो इस तरह का ये आपका तीज त्यौहार है, जो कि छोटी तीज हम जिसे कहते हैं श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम अग्रिम बात करते हैं। तो अगला त्यौहार मैंने आपको बताया था रक्षाबंधन के बारे में। तो थोड़ा रक्षाबंधन के संदर्भ में आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला हमारा त्यौहार कौन सा? रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के संदर्भ में सबसे पहले तो इसकी तिथि श्रावण पूर्णिमा को आता है। कब आता है दोस्तों? श्रावण माह की पूर्णिमा को आता है। भाई बहन के प्रेम का ये त्यौहार है। और इस श्रावण पूर्णिमा को हम दोस्तों नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। कौन सी पूर्णिमा? नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि नारियल पूर्णिमा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो श्रावण माह की पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा के रूप में मानी जाती है। और इस रक्षाबंधन के दिन क्या किया जाता है कि घर के द्वार पर श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। तो आप लिख लीजिए, घर के द्वार पर श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर अच्छे से वास्तव में समझ आए तो दोस्तों कमेंट जरूर अच्छे से करना आप, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको करा पाऊँ। और एक इम्पोर्टेंट बात है, राजस्थान पुलिस में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था कि अमरनाथ में बर्फ़ का शिवलिंग किस दिन बनता है? तो अमरनाथ में जो बर्फ़ का शिवलिंग है आपका, वो श्रावण पूर्णिमा को ही बनता है। अमरनाथ में बर्फ़ का शिवलिंग इसी दिन बनता है। इसी दिन मतलब श्रावण पूर्णिमा को इसी दिन बनता है। तो ये कुछ विशेष बात थी श्रावण पूर्णिमा के बारे में। और अन्य अगर आपको जानकारी लेनी है तो मैं बता सकता हूँ कि इस दिन जो है जनेऊ पूजन होता है। श्रावणी कर्म भी इसी दिन माना जाता है। और यहीं से क्या होता है कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत भी मानी जाती है, यानी ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसकी शुरुआत मानी जाती है। और यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है वो भी इसी दिन मनाया जाता है। और इस दिन संस्कृति दिवस भी मनाते हैं। ये बात एक बार पूछी गई है, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ब्रह्मचर्य की शुरुआत होती है, ब्रह्मचर्य आश्रम की। यज्ञोपवीत संस्कार इसी दिन होता है। यज्ञोपवीत संस्कार आपको सभी को पता है कि जनेऊ धारण किया जाता है। और इसी तरह से इसे नारियल पूर्णिमा कह दिया जाता है, जो कि नोट डाउन कर दिया। नारियल पूर्णिमा के साथ आप लिख सकते हो सत्य पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं?
सत्य पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? श्रावण पूर्णिमा की बात दोस्तों कर रहे हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार की बात की है हमने। इससे पहले हमने छोटी तीज पढ़ी जो कि श्रावण शुक्ला तृतीया को आती है, और अब रक्षाबंधन की बात की जो कि श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और हमने इसके बाद बात की थी बड़ी तीज की। कौन सी तीज की दोस्तों? बड़ी तीज की बात की थी। तो हेडिंग डालिएगा बड़ी तीज। बड़ी तीज के संदर्भ में हम सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद टेंशन मत लीजिए, आपको सब बातें जो है इत्मीनान से पढ़ाई जाएगी। तो ये जो आपकी बड़ी तीज आती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, समझ में? भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कौन सा त्यौहार? बड़ी तीज। अब इसके दोस्तों उपनाम बहुत हैं। बड़ी तीज जो है आपकी, इसके उपनाम बहुत जो है आपके यहाँ आते हैं। इसे बड़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज कह देते हैं, बूढ़ी तीज कह देते हैं, और कजली तीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप इसके उपनाम जो हैं जरूर लिखिएगा कि एक तो इसको बूढ़ी तीज कहते हैं, ऑब्लिक बूंदी जिले में कजली तीज का मेला भरता है, इसका उत्सव मनाया जाता है, तो इसे बूंदी की तीज भी कहा जाता है, और बूंदी में इसे कजली तीज के नाम से जाना जाता है। कजली तीज कृष्ण पक्ष की है, काली है तो कजली होगी दोस्तों, नो डाउट। अच्छे तरीके से ट्रिक से याद करना है अपने को। और सातुर के इस दिन बड़े बड़े लड्डू बनाए जाते हैं, तो इसे जो है सातुड़ी तीज। कौन सी? सातुड़ी तीज। भाद्रपद माह में आती है तो भादुड़ी तीज भी कह देते हैं। और नेक्स्ट वो बातें तो आपको लिखनी है कि ये महिलाओं का त्यौहार है। वो बातें मैं यहाँ नहीं लिखाने वाला हूँ। महिलाओं का त्यौहार है कि व्रत रखती हैं, अर्घ्य दे करके बाद में व्रत को खोला जाता है, पति पत्नी को पानी पिलाता है। भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भिन्न भिन्न रीति रिवाज हैं व्रत के अपने अपने, तो वो अपने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं होती हैं। और इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप लिखिएगा बूंदी। कौन सा जिला है? बूंदी में मनाया जाता है। बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीज। समझ में दोस्तों? बड़ी तीज भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस दिन जो है नीमड़ी माता की पूजा भी की जाती है बड़ी तीज के दिन। तो वो भी इंपॉर्टेंट बात है। आप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, समझ में? और सातुर के लड्डू बनाए जाते हैं, इसलिए मैंने लिखाई दिया कि इसे सातुड़ी तीज कहते हैं। नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से समझ आया होगा। और आज मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं, ताकि आपको भविष्य में याद रहे कि हमने कहीं ना कहीं त्यौहार पढ़े थे और हमें आज भी याद हैं। तो इस तरह का पढ़ाने की प्रयास जो है हर क्लास में मैं आपको करता हूँ, चाहे वो राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो, चाहे वो राजस्थान की हिस्ट्री हो, और चाहे वो हिंदी साहित्य हो या हिंदी की ग्रामर हो। इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं मेरे माध्यम से करवाए जाते हैं तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों आप अच्छे तरीके से इसको पढ़िए, अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए। आपको रट्टा नहीं मारना है। जैसे मैंने बता दिया कि कै पहले आया कि शय पहले आया, तो आपको पता है कै पहले आया तो बड़ी तीज कौन सी होगी? हमारी कृष्ण पक्ष में जो आती है, और कृष्ण पक्ष में भाद्रपद माह में आती हैं, तो भाद्रपद की बड़ी तीज होगी हमारे पास। इसी के उपनाम है। छोटी तीज के कोई उपनाम नहीं है, केवल उसे जयपुरी तीज कह देते हैं, क्योंकि जयपुर में उसकी तीज माता की सवारी निकाली जाती है, जो कि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती हैं। तो अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस पे दैनिक रूप से टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी का आंकलन कीजिए दोस्तों। और मैं सुनील बादू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।